आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज और इस पूरे हफ्ते का एक्शन, साथ ही अब सोमवार और अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी आपको क्या बनानी चाहिए। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही आज हमारे साथ है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी का करते हैं शो में स्वागत और पूरी रिसर्च टीम का भी परिचय करा दें। आशीष से हम जानेंगे कैसा रहा इस हफ्ते बाजार का हाल और अगले हफ्ते बाजार के लिए हम ट्रिगर्स भी उनसे समझेंगे। देवांशी से हम समझेंगे क्या है देवांशी से हम जानेंगे क्यों गिरा आईआरसीटीसी का शेयर। वरुण हमें बताएंगे एस्कॉर्ट्स के लिए कुबोटा का ओपन ऑफर क्या है और रूस यूक्रेन युद्ध का भारत पर कैसा असर हम देख पाएंगे। बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भारी गिरावट के साथ बाजार बंद हुए। कारोबार के अंत में निफ्टी 253 अंक लुढ़ककर 16,250 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स 750 अंकों से ज्यादा टूटकर 54,333 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो ये 536 अंक गिरकर 34,400 के लेवल पर जाकर बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या डेटा आज सामने निकल कर आ रहा है। एफआईआईज ने एक बार फिर से कैश मार्केट में की है बिकवाली और आज तो भारी भरकम बिकवाली के आंकड़े सामने आ रहे हैं। 7,631 करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से, वहीं डीआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में की गई है 4,738 करोड़ रुपए की खरीदारी। और एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में गिरावट की बड़ी वजह क्या रही। भारतीय बाजारों के लिए एक और बड़े मुश्किल वाला दिन, और आज हफ्ते के आखिरी दिन बाजार फिर से कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। सुबह सुबह रूस की तरफ से यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की खबरें जो आई, उसके बाद तेज बिकवाली आपको देखने को मिली एसजेक्स निफ्टी में भी और भारतीय बाजारों के खुलने के बाद भी। 24 फरवरी को जो भारतीय बाजारों ने लोज बनाए थे 16,200 के आसपास इंट्राडे में और 16,250 की क्लोजिंग बेसिस पर, उन्हीं लोज पर पहुंचा बाजार। दिन के दौरान 16,200 के नीचे भी गया, 16,133 के आसपास का लो बनाया। रिकवरी भी शानदार आई, लेकिन उस रिकवरी में फिर से बिकवाली होती दिखी और एग्जैक्टली क्लोजिंग बेसिस पर हमने डबल बॉटम बनाया 16,250 के आसपास ही बंद होकर। लेकिन बैंक निफ्टी कमजोरी के और संकेत दे चुका है और 34,400 के आसपास पहले सपोर्ट रेंज के नीचे लेवल पर बंद हुआ है। तो बैंक निफ्टी में कमजोरी के क्लियर कट संकेत और अब भी कहीं कोई रिलीफ के संकेत है नहीं। एक और इंटरेस्टिंग चीज आज के सेशन में यह दिखी कि एफआईआईज की तरफ से पिछले 2 दिनों में कैश मार्केट में जो भारी भरकम बिकवाली होती दिख रही है, उसका असर स्क्रीन पर साफ दिख रहा है। यानी कि डिलीवरी बेस्ड सेलिंग में कहीं कोई रियायत नहीं है, कहीं कोई एफआईआईज हाथ रोकते हुए नहीं दिख रहे हैं, बल्कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं। और आज यही वजह कि जितनी कमजोरी आपको सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी में नजर आ रही है, एक्चुअली बाजार और स्टॉक्स उससे कहीं ज्यादा कमजोर थे। अक्रॉस बोर्ड सेलिंग थी, कई सारे दिग्गजों में थी और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी जो कल बढ़िया आउट परफॉर्मेंस थी, आज पूरी तरह से गायब और तगड़ी बिकवाली वहां पर भी होती हुई दिखी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि मेटल्स जो अब पिछले 2-3 दिनों से बड़े मजबूत नजर आ रहे थे, आज यहां पर भी तेज मुनाफा वसूली और बिकवाली होती हुई दिखी है। थोड़ी बहुत खरीदारी बैंकिंग शेयरों में निचले स्तरों से आई, लेकिन मजा नहीं था, बड़ी तगड़ी नहीं थी और फिर से ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी। तो बड़े मुश्किल बाजार है, वोलेटाइल भी हैं, लेकिन ट्रेंड तेजी की तरफ नहीं होकर कमजोरी की तरफ बना हुआ है। किसी भी बुरी खबर पर तेजी से गिरते हैं, थोड़ी रिकवरी करने की कोशिश करते हैं और फिर से बिकवाली आती है। यही हाल इस वक्त पूरी तरह से आपको बाजार का नजर आ रहा है। तो एक और खराब क्लोजिंग, चाहे वो दिन के लिहाज से देखें, चाहे आप हफ्ते की क्लोजिंग के लिहाज से देखें, और सबसे बड़ी बात यही कि डर बरकरार है। एक और पूरी तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध का, और दूसरा एफआईआईज की तेज बिकवाली का। इन दोनों ने मिलकर आज का शुक्रवार बाजार के लिए काफी खराब किया। तो कमजोरी भरा बाजार, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस कमजोरी भरे बाजार में कौन से सेक्टर्स में कैसा एक्शन था, ये जरा समझते हैं। अब आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी। आशीष, जरा बताएं आज की गिरावट में कौन से सेक्टर्स में बहुत ज्यादा कमजोरी थी और कहां पर थोड़ा बहुत पॉजिटिव एक्शन देखने को मिला। देखिए, रशिया यूक्रेन के विवाद के चलते अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में भारी गिरावट देखने को मिली, और ठीक वैसा जो है भारतीय बाजारों में भी देखने को मिला। क्योंकि हफ्ते के दौरान अगर आप देखें तो निफ्टी में करीब 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में देखें तो करीब 2.76%, और मिड 100 हो, स्मॉल कैप हो या निफ्टी 500, यानी ब्रॉडर मार्केट्स में भी अगर आप देखें तो गिरावट का दबाव जो है आपको देखने को मिला। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रेशर और गिरावट जो क्रिएट किए वो सबसे पहले देखें तो ऑटो इंडेक्स ने, क्योंकि हफ्ते के दौरान जो है करीब
करीब 9.5% का कट यहाँ पर देखने को मिला। और बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से भी देखें तो प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा। बड़ी तेज प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली। दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स में भी जो है गिरावट का रुझान देखने को मिला और हफ्ते के दौरान अगर आप देखें तो 6% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। NBFCs में भी गिरावट रही और रियल्टी स्पेस काफ़ी बजिंग माना जाता है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 4% का आपको कट देखने को मिला। लेकिन ऐसे बाजार में भी अगर आप देखें तो कमोडिटीज़ जो हैं वहाँ से आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। मेटल इंडेक्स में 7% का उछाल देखने को मिला। ऑयल एंड गैस, क्योंकि कच्चा तेल करीब $120 के करीब आया, इसके चलते अगर आप देखें तो 4% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। और डिफेंसिव तौर पर माने जाने वाले IT सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर भी 2% की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक्शन भरपूर था। सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं निफ्टी के जिन्होंने बाजार में तेज़ी में जो है बढ़िया कंट्रीब्यूट किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेटल इंडेक्स का और मेटल स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर काफ़ी बढ़िया तेज़ी रही। हालांकि हफ्ते के आखिरी दिन अगर आप देखें तो बड़ा कट भी यहां पर देखने को मिला, लेकिन इसके बाद भी गेंस काफ़ी बढ़िया हैं। सबसे पहले देखिए टाटा स्टील 12% की तेज़ी हफ्ते के दौरान देखने को मिली। कोल इंडिया करीब 11% और हिंडाल्को ने भी जो है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट जो है चार्ट्स पर दिया। इसके अलावा मारुति यहाँ पर देखिए गिरने वाले स्टॉक्स की सूची में 13.5% का कट यहाँ पर देखने को मिला। एशियन पेंट्स, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, कंपनी के लिए नेगेटिव है, लागत खर्च बढ़ेगा, 12% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। आयशर मोटर्स है, हीरो मोटो, टाटा मोटर्स यानी ऑटो स्टॉक्स की तरफ से देखें तो भारी गिरावट के यहाँ पर संकेत नजर आए। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करते हैं, एजिस लॉजिस्टिक्स स्टॉक की ज़्यादा चर्चा होती नहीं है, लेकिन हफ्ते के दौरान प्रदर्शन जो है काफ़ी बढ़िया रहा। 20% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। और क्योंकि कच्चे तेल में, गैस में काफ़ी बड़ा उछाल है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर देखिए गेल 16% की तेज़ी यहाँ पर रही। UTI AMC काफ़ी बजिंग साबित रहा, करीब 15% की तेज़ी यहाँ पर। शिपिंग कॉर्पोरेशन यहाँ पर डाइवेस्टमेंट की खबर आई, 12% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। और अंत में जो है हफ्ते के दौरान गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो कार्बोरंडम यूनिवर्सल यहाँ पर 18% का कट देखने को मिला। बायोकॉन बायोलॉजिक्स ये भी एक नया अधिग्रहण करने जा रहे हैं, जिसके चलते बाजार ज़्यादा खुश नज़र नहीं आए। हफ्ते के दौरान 17% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। कजारिया सेरेमिक्स 15%, वेरोक इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो करीब 15% का कट नजर आया। ये तो रहा बाजार का हाल जो हमें बताया आशीष ने। अब संदीप जी आपके पास आ रहे हैं बाजार के लिए एक और बेहद ही स्ट्रेसफुल हफ्ता। सीधे स्ट्रैटेजी पर आएंगे। सोमवार के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे और हफ्ते भर का नजरिया कहाँ? बिल्कुल, काफी टेक्निकली वीक हो गया, वीकली एवरेजेस पे भी और डेली मूविंग एवरेजेस पे भी, और सारे जो प्रेशर्स है वो तो है अनिल जी ने बताया ही। बट फिर भी मुझे जो लगता है कि सेलिंग साइड पे रहना चाहिए, और जो स्ट्रेटेजी मैं लाया हूं आज वो है कि सेल करे बजाज फाइनेंस को। 65.37 पे क्लोज हुआ था और 63.50 और 63.20 का टारगेट लगाया और 66.50 का स्टॉप लॉस। तो बजाज फाइनेंस सेल का हो गया। और दूसरा मैं दे रहा हूं बाई के लिए, जो कि मुझे लग रहा था कि इस वीक में IT स्टॉक्स ने रेजिलियंस दिखाया, थोड़ा डिफेंसिव्स में भी फार्मा स्टॉक्स ठीक लग रहे थे, शुगर स्टॉक्स ठीक लग रहे हैं, तो टेक महिंद्रा को बाई करके चल सकते हैं पोजिशनल पिक के तौर पे। और 1530 का टारगेट लगाए और 1530, 1550 का और 1410 का स्टॉप लॉस। जी, तो संदीप जैन की राय, बजाज फाइनेंस में इंट्राडे खरीदारी आप कर सकते हैं और हफ्ते भर का नजरिया रखना हो तो पोजिशनल व्यू के तौर पर टेक महिंद्रा में खरीदारी का सुझाव दिया है आज संदीप जैन ने। संदीप जी से बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। तो ट्रेन में जनरल डिब्बों का टिकट काउंटर से बुकिंग शुरू होने से IRCTC में आज हमने देखा तेज गिरावट दिखी। कंपनी के कारोबार में क्या है जनरल टिकटों का गणित, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी देवांशी से, बताइए देवांशी। जी बिल्कुल, आप देखिए IRCTC के स्टॉक में आज करीब 7 से 8% तक की गिरावट देखने मिली और उसकी वजह यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से एक सर्कुलर आता हुआ दिखा है और सर्कुलर में ये कहा गया है कि जो अनरिजर्व्ड क्लास है उसको अब दोबारा शुरू कर दिया गया है। पेंडेमिक के टाइम पे जो अनरिजर्व्ड क्लास था, यानी कि उसकी जो टिकट्स हैं वो आपको विंडो से खरीदनी पड़ती है, उसकी बिक्री शुरू हो चुकी है। पेंडेमिक के समय इसको 2S यानी कि सेकेंड सिटिंग में बदला गया था और इसकी जो टिकट है उसका रिजर्वेशन आपको IRCTC के वेबसाइट से करना पड़ रहा था। अब इसके चलते जो ओवरऑल वॉल्यूम्स हैं इस क्लास को लेके उसमें गिरावट आएगी और ये IRCTC के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर आप देखें तो ओवरऑल जो बुकिंग है उसमें करीब 38 to 40% के जो वॉल्यूम्स हैं वो इसी से आते थे, अब वो उसमें गिरावट आती हुई दिखेगी और ओवरऑल जो नॉन टिकटिंग आय है उसमें भी गिरावट आने की आशंका बनती हुई दिख रही है, जिसके चलते IRCTC आज नेगेटिवली ट्रेड करता
हुआ दिख रहा था। टिकटिंग आय में करीब 15 से 20% तक की गिरावट देखने मिल सकती है। नॉन टिकटिंग आय में भी करीब 15% तक की गिरावट की आशंका लगाई जा रही है और इन सब के चलते जो टोटल रेवेन्यूज हैं उसमें करीब 5 से 7% का इम्पैक्ट हो सकता है। इसके साथ ही जो ओवरऑल ईपीएस है उसमें भी डबल डिजिट यानी कि 12 to 13% तक का जो इम्पैक्ट है वो आने वाले समय में देखने मिल सकता है। इसके चलते थोड़ा सा नेगेटिवली ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा। दूसरी तरफ ओवरऑल इतना ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से कच्चे तेल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एटीएफ फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, फ्लाइट्स का जो ओवरऑल ट्रैफिक है वो यहाँ पे ट्रेन में आता हुआ दिख सकता है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है आईआरसीटीसी के लिए। दूसरी तरफ जो 2S कैटेगरी में बुकिंग हट जाएगी उसके चलते ओवरऑल जो नेट रियलाइजेशंस हैं वो भी बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन आज थोड़ा सा नेगेटिव था इस सर्कुलर के चलते, इसके चलते ये स्टॉक में 6 से 8% तक की गिरावट देखने मिली थी। एक और खबर स्कॉट्स से जुड़ी हुई। स्कॉट्स में हिस्सा खरीद के लिए कुबोटा का ओपन ऑफर आ गया है। वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण, क्या है इस ओपन ऑफर की डिटेल्स? देखिए, हफ्ते के आखिरी 2 ट्रेडिंग सेशंस में आपको एस्कॉर्ट्स के स्टॉक में काफ़ी हलचल देखने मिली। खासकर फ्यूचर्स और कैश के जो लेवल्स थे उनमें काफ़ी डिफरेंस था और इसका कारण है कुबोटा की तरफ से दिया गया ओपन ऑफर। दरअसल कुबोटा ने एस्कॉर्ट्स के शेयर होल्डर्स को ओपन ऑफर दिया है 2000 के भाव पे 28.42% हिस्सेदारी खरीदने के लिए। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो कुबोटा ने एस्कॉर्ट्स में हिस्सेदारी खरीदी थी 2000 के भाव में और कुल कुबोटा की हिस्सेदारी जो है वो करीब 16.39% हो गई थी। यानी कि इस ओपन ऑफर के बाद 44.8% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो कुबोटा की हो जाएगी। ये ओपन ऑफर जो है वो 14 मार्च को खुलने वाला है और 28 मार्च को ओपन ऑफर बंद हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इसके लिए आपने देखा कि इस बार के फ्यूचर्स और आने वाले महीनों के जो फ्यूचर्स है उनमें आपको डीप डिस्काउंट देखने मिला। और अगर आप एक्सेप्टेंस रेशियो निकाल के देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास इस कंपनी में 28.68% के आसपास का हिस्सा है, कुबोटा के पास 16.39% के आसपास का हिस्सा है। तो बचे कुछ हिस्से से अगर हम ओपन ऑफर का एक्सेप्टेंस रेशियो निकालें तो ये आता है करीब 51% के आसपास का। लेकिन मार्केट के काफ़ी सारे दिग्गज एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि बड़े निवेशक शायद इस ओपन ऑफर में हिस्सा ना ले, और अगर ऐसा होता है तो जो एक्सेप्टेंस रेशियो निकल के आएगा वो करीब 80 से 90% के बीच भी निकल के आ सकता है। तो ये पूरी स्टोरी है एस्कॉर्ट्स और कुबोटा की, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि एस्कॉर्ट्स के कैश और फ्यूचर्स के लेवल में इस तरह का डिफरेंस देखने मिल रहा है और ओपन ऑफर में एक्सेप्टेंस रेशियो जो है माना जा रहा है वो काफी बेहतर रह सकता है। और अगला हफ्ता बाजार के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन से अहम इवेंट्स हैं अगले हफ्ते में, समझते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स कौन से? देखिए, सबसे पहले 7 मार्च यानी सोमवार यहाँ पर देखें तो यूपी के 7वें चरण की जो वोटिंग है वो खत्म होगी। इसी के साथ जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे इसके एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो आपको नजर आएंगे शाम को। कैडिला हेल्थकेयर यहाँ पर भी फोकस रखेगा क्योंकि कंपनी का नाम जो बदलने जा रहा है। जाइडस लाइफ साइंसेज जो है कंपनी का नया नाम होगा। इसके अलावा सन टीवी है, मेट्रो ब्रांच और एनएलसी इंडिया, इनका बोर्ड जो है अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेगा। 8 मार्च यानी मंगलवार की तरफ आते हैं। यहाँ पर आईआरसीटीसी पर नजर रखें क्योंकि लखनऊ दिल्ली तेजस ट्रेन जो है हफ्ते में अब 6 बार चलेगी। इसके अलावा श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस यहाँ पर जो है कंपनी सेकंड अंतरिम डिविडेंड पर जो है विचार करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स की भी संकेत मंगलवार को आपको नजर आएंगे क्योंकि रशियन के मार्केट जो है, रूस के बाजार वो 8 तारीख तक बंद है। तो देखना होगा कि फर्दर ये खुलते हैं कि यहाँ पर जो बंद होने की एक्सटेंशन की डेट आती है वो सामने आएगी। इसके अलावा जापान के जो जीडीपी के आंकड़े आएंगे Q4 के, वहाँ पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। बुधवार यानी 9 मार्च की तरफ बढ़े तो सबसे पहले अगर आप देखें तो पेनार इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए क्योंकि बायबैक के ऊपर जो है बोर्ड विचार कर रहा है, किस भाव पर बायबैक आता है, किस माध्यम से बायबैक होगा, इस पर फोकस रखेंगे। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स की जो है रिकॉर्ड डेट है, मिसाल के तौर पर वोकार्ट, यहाँ पर जो राइट्स इशू है इसकी रिकॉर्ड डेट है, वहाँ पर भी आप नजर रखिएगा। और एक्स डेट होगी वेदांता की, बड़ा डिविडेंड है 13 रुपये का जो है, तो वहाँ पर भी एडजस्टमेंट्स की तरफ आपको फोकस करना चाहिए। गुरुवार यानी 10 मार्च की तरफ आते हैं तो एक्स डिविडेंड होंगे EID पेरी, यहाँ पर भी देखें तो 5.5 रुपये के आसपास का डिविडेंड है, तो वहाँ पर नजर रखें। ग्लोबल मार्केट से भी संकेत भरपूर रहेंगे क्योंकि यूएसए के जो इन्फ्लेशन यानी CPI के आंकड़े आएंगे बहुत अहम है, भारतीय बाजारों पर भी हो सकता है इसका इम्पैक्ट देखने को मिले, यहाँ पर नजर रखेगा। और अंत में शुक्रवार यानी 11 मार्च की तरफ बात की जाए तो यहाँ पर देखें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस अंतरिम डिविडेंड पर जो है बोर्ड विचार करेगा। और गेल, क्योंकि सरकारी कंपनी जो है बड़ा डिविडेंड देती है, तो यहाँ पर भी आप नजर रखें क्योंकि सेकंड इंटरिम डिविडेंड पर जो है बोर्ड विचार करेगा। तो ये कुछ हफ्ते के बड़े ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। अगले हफ्ते और खास तौर पर सोमवार को बाजार के लिए आपको तैयारी क्या करनी चाहिए और बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स समझते हैं अनुज जी से।
जब सोमवार सुबह लौटेंगे हम ट्रेड के लिए तो ढेर सारे फैक्टर्स होंगे। एक तो देखते हैं कि आज बाजार बंद होने के बाद सोमवार सुबह तक रशिया यूक्रेन के मामले में किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। पूरी तरह से वो डेवलपमेंट ही बाजार का मूड माहौल और दिशा दशा तय करेंगे सोमवार सुबह। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो वही है। दूसरा फैक्टर एफआईएस की बिकवाली का है। जिस तरह की स्क्रीन थी, जिस तरह का प्रेशर था, लग तो ऐसा ही रहा कि आज भी आंकड़े कोई अच्छे तो आने नहीं है, एफआईएस की बिकवाली के ही आएंगे। तो वो दूसरा नेगेटिव फैक्टर है जिस पर फोकस करना है। अब इस बीच में अगर कोई अच्छी खबरें आ जाए तो डेफिनेटली जिन लेवल्स पर बाजार बंद हुए, क्लोजिंग बेसिस पर डबल बॉटम है हाल ही के फॉल का, यहीं पर हमने 16,250 के आसपास फॉल देखा था। तो अगर रिकवर करना है तो ये ठीक जगह हो सकती है। लेकिन फर्ज करेंगे अगर खराब खबरें आए और बाजार यहाँ से गिरे तो एक बार हल्का फुल्का सपोर्ट 16,000 के आसपास है, वो टूटा तो 15,600 15,750 की रेंज तक जाने को निफ्टी तैयार हो सकता है। उम्मीद करें कि वहां तक पहुंचे ना, 16,000 ही सपोर्ट का काम कर ले। ऊपर कितना जा सकते हैं? 16,475 16,500 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। 16,500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें तो ही थोड़ी सी ताकत महसूस करिए। और 16,600 से 16,750 की रेंज स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग जोन बन चुका है अब बाजार के लिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, सपोर्ट बहुत करीब है 33,900 34,000 के आसपास, यहाँ से 500 पॉइंट नीचे, और उसके नीचे जाने पर और बड़ी रिस्क खुलती है 1000 पॉइंट की। ऊपरी स्तरों पर कोई खास ऐसी बढ़िया तेजी जैसे संकेत तो दिख नहीं रहे। जब तक 37,000 के ऊपर ट्रेड न करें, माफ कीजिएगा, जब तक 35,000 के ऊपर ट्रेड न करें तब तक तो कमजोरी है, और उसमें भी 35,500 के पार जाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो देखते हैं, ढेर सारे फैक्टर्स हैं, उन सबके बीच में सोमवार सुबह के ट्रेड के लिए हम उन्हीं सारे फैक्टर्स के दम पर डिसाइड करेंगे। आइए अब जानते हैं सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ है। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां? गुड इवनिंग। तो देखिए, हमें लगता है कि मार्केट में है ना एक लॉन्ग और एक शॉर्ट का ट्रेड बनाना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक एक्सट्रीम लेवल्स पे आ चुका है। अगर लॉन्ग का ट्रेड बनाना है तो हम यहाँ पे टेक महिंद्रा के ऊपर लॉन्ग की पोजीशंस बनाएंगे, और यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन लेना है वो 1460 का कॉल ऑप्शन लेना है, 1460 का कॉल ऑप्शन एट 53 रुपीज। स्टॉप लॉस रहेगा 40 रुपए का, और टारगेट्स रहेंगे 75 से लेकर 90 के। साथ ही साथ अगर पुट ऑप्शन लेना है तो हीरो मोटर्स का पुट ऑप्शन लेना चाहिए, 2300 का पुट ऑप्शन लेके चलेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 80 रुपए का। करंट प्राइस चल रही है 95 रुपीज की, और यहाँ पे हम टारगेट्स रख रहे हैं 140 से लेकर 145 के। तो हीरो मोटर्स के पुट ऑप्शन और टेक महिंद्रा के कॉल ऑप्शन लिए जा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी। ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने सोमवार के लिए बताई। संदीप जी, अब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन सा स्टॉक आपकी तरफ से? बिल्कुल, दालमिया भारत शुगर, इनफैक्ट दालमिया भारत ग्रुप है तो बोलना ही नहीं है, फैंटास्टिक पेरेंटेज है, और सबसे बढ़िया बात है वैल्यूएशंस बहुत सस्ते और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग शुगर कंपनीज है इंडिया की, और ये ओनली शुगर कंपनी है जो यूपी और महाराष्ट्र दोनों में प्रेजेंट है। इनकी गजब की प्रेजेंस है, और 11 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है। डेट इक्विटी रेशियो इज 0.15, और पिछले 3 साल की अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो 30% की है, सेल्स की कैगर 5 साल की 18% की है, और ओपीएम भी 16-17%। बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट, 37 करोड़ का पैट था दिसंबर 2020 में, उसके सामने 57 करोड़ का पैट, और टीटीएम बेसिस पे देखें तो हाईएस्ट एवर एनुअलाइज्ड प्रॉफिट्स टीटीएम बेसिस पे 292 करोड़ का। तो 3,300 करोड़ की कंपनी 292 करोड़, और प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग का 75% के लगभग, और रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है 6-7% उनके पास है। एफआईआईज डीआईआईज थोड़ा बहुत होल्ड करते हैं। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक, और कंपनी ने काफी कैपेसिटी एडिशंस भी किए, डिस्टिलरी सेल्स और बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करेगा। और जिस तरीके से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है तो मुझे लगता है इथेनॉल पे सरकार का जबरदस्त पुश रहने वाला है, तो 470-490 के टारगेट के लिए स्टॉक को खरीदें। डालमिया भारत शुगर में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह संदीप जैन की। संदीप जी, बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ आज के इस शो में शामिल हुए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।